ये करंट अफेयर सीरीज़ का लेक्चर 9 होगा और इससे पहले मैं लेक्चर 1 टू 8 तक अपलोड कर चुका हूँ। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 1 टू 8 देखो तभी आपको 9 समझ में आएगा, क्योंकि ये करंट अफेयर है और सेपरेट ही होती हैं चीज़ें इसमें। तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं कि आप पिछले वाले लेक्चर ही देखो। आप आज के लेक्चर सभी अपनी जो है स्टार्टिंग कर सकते हो। ठीक है, आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करूँगा डिटेल में, और कुछ जो भी इंडेक्स हैं वो देखूंगा। तो सबसे पहला आज का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है संघई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी पूरी डिटेल्स में जाऊंगा मैं। देखिए, मैं यहाँ पर जो पॉइंट कवर करूंगा वो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें कवर करूंगा। मेंस में नहीं होगा, क्योंकि मेंस के लिए अलग से पॉइंट होते हैं। देखिए, सबसे पहले बताता हूँ मैं कि आपको इसका जो संघई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये बना कर इसकी शुरुआत कैसे हुई। देखिए, इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1996 से हुई थी। 5 कंट्रियाँ थी इसके अंदर, जिनको संघई 5 बोला जाता है। वो कौन-कौन सी 5 कंट्रियाँ थी उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। 1 सेकंड ज़रा मैं मार्क ले लेता हूँ, ठीक है। वो 5 कंट्रियाँ कौन-कौन सी थी? वो 5 कंट्रियाँ थी, एक थी चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। 1996 के अंदर इन कंट्रियों ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसको एक्चुअली ये कंट्रियों का अगर आप देखो बॉर्डर डिस्प्यूट रहता था। तो इन्होंने सोचा कि यार बॉर्डर डिस्प्यूट को जो है जितना भी हो सकते हैं उसको, मतलब लड़ाई झगड़े की बजाय पीसफुली इसको सुलझा लिया जाए। तो और शांति रहे बॉर्डर पर, क्योंकि आपने देख रहा होगा इनके बॉर्डर पर काफ़ी, मतलब अनरेस्ट रहता है। तो इन्होंने 1996 में एक ऐसी एग्रीमेंट साइन कर लिया आपस में 5 कंट्रियों ने। कौन कौन सी पता होना चाहिए आपको? चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान नहीं था, मैं अभी बता देता हूँ। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि 2001 के अंदर इन कंट्रियों ने उज्बेकिस्तान को शामिल कर लिया 2001 के अंदर। और जब इन्होंने 2001 के अंदर उज्बेकिस्तान को शामिल कर लिया, तो उस टाइम पे ये जो ऑर्गेनाइजेशन था संघई 5 के नाम से जाना जाता था, और जैसे ही उज्बेकिस्तान को शामिल किया गया तो ये संघई 6 के नाम से जाना जाने लगा। अब इन्होंने इसका नाम, इन्होंने क्या काम किया कि इन्होंने संघई 6 बन गया अब ये। तो इन्होंने क्या किया कि सेम, मतलब 2001 के अंदर ही एक डिक्लेरेशन साइन किया। इसका नाम था संघई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इन्होंने क्या काम किया, संघई 6 को, पहले संघई 5 था फिर 6 बना, फिर 6 में संघई 6 को इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया। उसका नाम था संघई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आपसे पूछा जाए कि संघई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 1996 में बना था या फिर 2001 में बना था, तो आपका जवाब होना चाहिए 2001, ना कि 2000 1996। उसके बाद में क्या हुआ, इनकी मीटिंग होने लगी। इनकी मीटिंग होती थी फिर 2000 में। मतलब जैसे ही अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो तो सबसे पहले आपको कुछ काम करने पड़ते हैं। क्या? आपको ये बताना पड़ता है कि भाई जो अभी आप ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो उसका क्या पर्पस होगा, प्रिंसिपल्स किन किन प्रिंसिपल्स पे काम करेगा, स्ट्रक्चर्स क्या होगा, मतलब सबसे ऊपर कौन, उसके नीचे कौन, उसके नीचे कौन, और ये सारी चीज़ें। और फॉर्म ऑफ द ऑपरेशन, मतलब आप कैसे कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। तो ये सारी चीज़ें, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो 2001 में 2002 के अंदर इन्होंने जो है अपना एक जो चार्टर था वो साइन कर लिया कि भैया हम ये काम करेंगे, इन प्रिंसिपल्स पर काम करेंगे और ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। उसके बाद में 2005 आता है। 2005 के अंदर अस्थाना के अंदर एक मीटिंग होती है संघई ऑर्गेनाइजेशन की, संघई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसके अंदर, इस मीटिंग के अंदर क्या हुआ, ईरान, इंडिया और पाकिस्तान को जो है ऑब्जर्वर का स्टेटस दे दिया गया कि भाई तुम आओगे, केवल काम कुछ नहीं करना है, तुमको देखते रहना है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे इनकी मीटिंग जो होती है हर साल रोटेट करती रहती है, कि आज रशिया के अंदर फिर चाइना के, मतलब ऐसे रोटेट करती रहती है। तो 2005 के अंदर इसकी कमांड आती है रशिया के हाथ में। अब रशिया ने जो है, देखिए हो क्या रहा था, मैं आपको अगर बताने की कोशिश करूं कि ये जो संघई, अगर आप इसको, मैं यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश करता हूँ डायग्राम, जरा देखें इस टाइम का संघई है ये। तो इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रियाँ, रशिया है, चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और कजाकिस्तान हो गया। 8 कंट्रियाँ हैं। नंबर ऑफ कंट्री 8 आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, ये जो इनको सेंट्रल एशियन कंट्री बोला जाता है इनको, क्योंकि 1991 के अंदर यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, और डिसइंटीग्रेशन होने के बाद मतलब यूएसएसआर बहुत बड़ा एक, मतलब बहुत बड़ा कंट्री था। उसके बाद उसका 1991 में वो टूट गया। टूटने के बाद वो छोटी छोटी कंट्रियों में डिवाइड हो गया, और सबसे बड़ी जो कंट्री थी वो रशिया थी। तो यूएसएसआर जब डिवाइड हुआ तो उसकी जो लिगेसी थी वो रशिया ने इनहेरिट कर ली। मतलब भाई अब इसने बोला रशिया ने कि हम की कमांड संभालेंगे। और छोटे छोटे जो देश हो गए उन्होंने अपना नाम बदल कर, किसी ने कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये ऐसे नाम रख लिए। लेकिन रशिया ने
जैसे लीगेसी को इनहेरिट किया है, तो मतलब इन कंट्रियों पर डोमिनेशन रशिया ही करेगा। अब क्या हुआ, अब हो रहा था कि जो चाइना था, चाइना इन कंट्रियों को डोमिनेशन करना चाहता है बिकॉज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज है काफ़ी, डायमंड है यहाँ पर काफ़ी, और नेचुरल रिसोर्सेज है, ऑयल है वगैरह। अब चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि चाइना को जो काउंटर किया जा सकता है, रशिया की इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है, तो वो इंडिया कर सकता है। चाइना को जो है काउंटर कौन कर सकता है, इंडिया कर सकता है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए भाई ये जो सेंट्रल एशियन कंट्री है, इन पर चाइना अपना डोमिनेशन ना इस्टेब्लिश कर ले, तो इसलिए मुझको इंडिया को शामिल करना पड़ेगा। तो रशिया ने कहा कि भाई हम इंडिया को शामिल करेंगे, लेकिन उधर से डिमांड आने लगी चाइना की साइड से, नहीं नहीं भाई हम पाकिस्तान को शामिल भी करेंगे, अगर आप इंडिया को शामिल करोगे तो हम पाकिस्तान को शामिल करेंगे। तो रशिया ने बात मान ली, ठीक है कि हम दोनों कंट्री को शामिल कर लेते। तो 2017 के अंदर इनको इंडिया और पाकिस्तान को ऑफिशियली, मतलब दो ऑफिशियली स्टेटस दे दिया गया कि आप यू आर द मेंबर ऑफ द फुल फ्लेज मेंबर ऑफ द संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर एक क्वेश्चन आता है कि भाई ये बताओ कि इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया को या पाकिस्तान, इंडिया या पाकिस्तान कुछ भी ऐसी हो सकता है, इंडिया ज़्यादा इंडिया होता है, तो इंडिया के अंदर इंडिया को कब इसका संघाई कॉरपोरेशन का और संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनाया गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ईरान के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। देखिए इसके अंदर 8 मेंबर, एक आप जरा ध्यान से देख लें इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8। 2022 के अंदर ईरान की जो पार्लियामेंट है उसने अप्रूव कर दिया है कि वो उसको जो है, उसके वहाँ से अप्रूवल मिल गया है कि वो जो है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनेगा। लेकिन अभी तक इनकी जो ऑफिशियल साइड है एससीओ की, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें ईरान को शामिल नहीं कर रखा है। इसलिए मतलब उनकी अभी प्रोसेस, मुझे लगता है शायद प्रोसेस रुका हुआ है। मतलब पूरा हो गया, उनकी पार्लियामेंट ने पूरा अप्रूवल दे दिया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन अभी प्रोसेस इसमें इंक्लूड नहीं किया गया इनको। तो इसलिए अगर देखिए क्वेश्चन अगर ये आता है कि कौन सी रिसेंटली कंट्री को संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल किया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए ईरान। ठीक है। तो अगर आप 8 इनको और ईरान ईरान को जोड़ते हो तो 9 कंट्री होगी, लेकिन अगर ईरान का कहीं नामो निशान नहीं है, क्योंकि अभी ऑफिशियली देखिए अभी यहाँ पर लिखा नहीं गया है कि मेंबर आए, मैंने ऑफिशियल साइट से लिया है ये, तो अभी ईरान है नहीं है यहाँ के अंदर। तो अभी अगर बोला जाए कि भाई कितनी कंट्रियाँ हैं, तो बोल देना आप 8। और भाई देखो अगर उसने 8 और 9 दोनों ऑप्शन दे दिए, तो ये तो कुछ कह नहीं सकते भाई उसने 8 क्या रख कर दिया है, 9 क्या रख कर दिया है। अगर 9 रख दिया तो मतलब ईरान को शामिल करा है नहीं करा है वो उसको पता है। तो यहाँ ये क्वेश्चनिंग कन्फ्यूजिंग वाला बन सकता है। एक और बात जो यहाँ पर क्वेश्चन, ये कौन सी कंट्री यहाँ पर देखिए, हाँ ये कौन सी कंट्री है, ये वाली, ये है तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान जो है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शामिल नहीं है, ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर देखिए 27 नवंबर 2022 को जो ईरान की पार्लियामेंट है उन्होंने अप्रूव कर दिया है, इसके लिए अप्रूव कर दिया जो ईरान की मेंबरशिप है एससीओ के लिए, इसके लिए अप्रूव कर दिया है। लेकिन अभी जैसे मैंने कहा ऑफिशियल वगैरह अगर आप देखो विकीपीडिया पर मिल जाएगा आपको, अगर विकीपीडिया देखो तो विकीपीडिया पर आपको शायद ईरान का नाम मिल जाए। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो परमानेंट दो स्ट्रक्चर जो है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर, इसमें 2 परमानेंट बॉडीज़ है। एक तो इसका संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटेरिएट, ये बीजिंग में आपसे हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है। और एक दूसरा है रेट। रेट जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किस लिए काम करता है मैं अभी डिटेल में बताऊंगा। इसकी फुल फॉर्म होती है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। मतलब ये क्या काम करेगा, जो टेररिस्ट है उसको काउंटर करने का काम करेगा, और ये तजाकिस्तान के अंदर लोकेट करता है। नेक्स्ट, अब मैं आपको जरा इसके सेक्रेटेरिएट के बारे में बता देता हूँ कि भाई क्या है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग के अंदर है, और ये परमानेंट बॉडी है, परमानेंट बॉडी है। इसमें क्या होता है कि हर एक, जैसे इंडिया हो गया, रशिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया, ये हर एक कोई बंदा अपना एक बंदा भेजेगा यहाँ पर, और वो कुछ टाइम तक इसको सर्व कर देगा। हर एक कंट्रियों का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक है। क्या काम होता है, देखिए ये इसका जो काम होता है, जो जितने भी हमारे ये जो है जितना भी वर्क होता है उस वर्क को इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। जितना भी इसके जो हेड होते हैं, अभी मैं बताऊंगा इसका स्ट्रक्चर। तो उसका जो हेड होता है उन्होंने बोला भाई ये काम करना है, वो करना है, फलाना करना है, ढिमकाना करना है, तो ये उस काम को परफॉर्म करता है, मतलब इम्प्लीमेंट करने का काम करता है सेक्रेटेरिएट ऑफ द एससीओ। नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया था कि रेट्स के बारे में, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, इसका जो ऑफिस है वो ताशकंद के अंदर है, ये पता होना चाहिए आपको। इसका काम क्या होता है, देखिए जैसे मैंने बताया कि अगर आप इन जितने भी कंट्री को देखो, तो ये एक्चुअली यहाँ पर टेररिज्म को, एक्सट्रीमिज्म, और मतलब ये सारी सेपरेटिज्म, ये सारी समस्या चल रही हैं, तो इनको काउंटर करने के लिए कि भाई टेररिज्म ना फैले। देखिए अगर ये हो गया तो हम समझ जाना कि इंडिया पर भी आँच आएगी उसकी। वो तो क्या कहते हैं, पाकिस्तान ही अकेले ने और अफगानिस्तान में नाक में दम कर रखा है, तो इसलिए जो है ये रीजन, इस रीजन में शांति होना बहुत ज़रूरी है।
और इसलिए इंडिया ने इसको ज्वाइन करा है, क्योंकि इंडिया का एक एक पर्पस सर्व करता है ये जो है स्ट्रक्चर है, ये जो है एससीओ का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले ऊपर जो आते हैं वो आते हैं हेड ऑफ द स्टेट्स। हेड ऑफ द स्टेट जैसे मैंने आपको दिखाया, हेड ऑफ द स्टेट हो जाएंगे, जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ये हो गए, मोदी जी हो गए, और कजाकिस्तान के, ये चाइना के ये, और रशिया के, तो मतलब ये हेड हो गए। इसके बाद हो गई, मतलब ये इनकी, ये जो हेड होते हैं इनकी हर साल मीटिंग होती है। जैसे इस बार 23rd जो एससीओ की मीटिंग है वो इंडिया चेयर कर रहा है 2023 में। ठीक है, तो इस बार, और इससे पीछे किसकी थी, इसके पीछे आप बताओ कमेंट बॉक्स में अब देखिए, काउंसिल ऑफ द हेड्स, ये सबसे ऊपर होते हैं, सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, यही डिसीजन लेता है, और सेक्रेटेरिएट इसके डिसीजन को इम्प्लीमेंट करता है। हर साल ये क्या काम करते हैं, हर साल मेंबरशिप बदल जाती है। जैसे इस बार इंडिया के पास है, अगले बार और किसी के पास आ जाएगी, और ये जो हर एक कंट्री का काम करेगी इसकी, जैसे इंडिया ने इस बार ऑफिशियल साइट बनाई है, लोगो भी बना रखा है, मैं अभी बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं उस पर। दूसरा होता है हेड, काउंसिल ऑफ द, मतलब हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के जो हेड्स होते हैं, देखिए यहाँ पर दूसरा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जो हेड्स होता है उसका। तो इसके अंदर ये रिप्रेजेंटेटिव भी भेज देते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही पार्टिसिपेट करें, इवन आपको किसी फॉरेन मिनिस्टर को भेज दिया जाएगा, किसी को भी रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज सकते हैं यहाँ पर ये। इसका एक बात याद रखना कि ये जो है इस ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब पूछा नहीं जाएगा, ये क्या काम करता है, बजट को अप्रूव करता है। ठीक है, एससीओ के बजट को कौन अप्रूव करेगा, ये काउंसिल ऑफ द हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये ही अप्रूव करता है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि पिछली बार, जैसे मैंने बताया कि पिछली बार मैंने अभी बताया नहीं था, पिछली बार जो इसकी चेयरमैनशिप थी वो किसके पास थी, वो थी उज्बेकिस्तान के अंदर, समरकंद। और इस बार जो इंडिया होस्ट कर रहा है, तो ये भी पूछा जाता है कि भाई 2022 का जो एडिशन था उसको किसने होस्ट किया था, तो आप बोलोगे उज्बेकिस्तान। इंडिया के पास जो 2003 मतलब 2023 का एडिशन है, देखिए साल भी 2023 है और एडिशन भी 2023 ही है। एक बात और याद रखना कि जो ये एसयू है, इसकी जो टूरिज्म और कल्चरल, इंडिया की एक सिटी है, दैट इज़ द बनारस, इसको दर्जा दिया गया है टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल फॉर द 2022 से लेकर 2030 तक। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता, मतलब पूछा जा सकता है। अब देखिए, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये देखिए, इसका लोगो हो गया और इसके अंदर ये थीम होगी। थीम के बारे में बात करते हैं, थीम पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई थीम क्या, थीम की मैंने यहाँ पर फुल फॉर्म लिख दिए, क्या इसका क्या मतलब होता है। मैंने एक्चुअली ये वहाँ से स्क्रीनशॉट लिया है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। तो देखिए यहाँ पर सिक्योर इसकी थीम है। पहले वाले जो पहले यहाँ जो एस लिखा हुआ उसका मतलब होता है सिक्योरिटी फॉर सिटीजन्स, और फिर ई जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक्चुअली ये 2018 के अंदर जो एससीओ की समिट हुई थी चाइना के अंदर, तो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्पीच में बोला था सिक्योर के बारे में, सिक्योर फॉर एससीओ, तो इन्होंने बोला था, तो उसी को यहाँ पर थीम बना दिया गया है। फिर सी का मतलब होता है कनेक्टिविटी इन द रीजन, और ये जो यू है, यू का मतलब होता है यूनिटी, और ये जो आर है, आर का मतलब होता है रेस्पेक्ट फॉर द सॉवरेनिटी एंड द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, और ये जो ई है, ई जो है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, मतलब ये काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है ये जो सिक्योर है। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर भी लिख दिया, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, और ये भी लिख दिया कि जब भी ये कब किया था, तो वैसे कम क्वेश्चन, ये कम चांसेस कि इस टाइप का क्वेश्चन कोई। अब देखिए, ये तो ख़त्म हो गया। बस अब दूसरा जो हमारे पास करंट अफेयर दूसरा है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। इसके अंदर कौन, पहला तो क्वेश्चन बनता है कि भाई इसको कौन रिलीज़ करता है, तो आपको याद रखना वर्ल्ड बैंक इसको रिलीज़ करता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई इस बार इंडिया की इसके अंदर जो परफॉर्म, मतलब क्या रैंक थी वो कितनी थी। देखिए, इंडिया की जो रैंक थी इस बार, जो अभी ये 2023 में रिलीज हुआ है, तो वो 38 थी। 139 कंट्रियों में से 38, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 38। तो इंडिया की जो रैंक है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है। देखो, इसका एक इम्प्रूव ये है कि क्योंकि जो सरकार है, करंट गवर्नमेंट है, वो काफ़ी ध्यान दे रही है या डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, क्योंकि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है किसी भी कंट्री का बैकबोन होता है। तो पिछली सरकारों ने मतलब कहीं न कहीं नेगलेक्ट किया है इस चीज़ को, वो ध्यान नहीं दिया है, जिसकी वजह से जो इंडिया है वो कंट्री लैग कर रहा है आज। कंपनियाँ आने से डरती हैं यहाँ पर, लॉजिस्टिक की जो कॉस्ट है वो बहुत बैठ जाती है। तो कहीं न कहीं हमारे यहाँ पर आपने बोला है कि स्पीच में के अंदर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको कम करना चाहती है, क्योंकि देखिए अगर आप फ़ॉरेन में अपने माल को बना के भेजना चाहते हो तो लॉजिस्टिक कॉस्ट मान लो
बहुत ज़्यादा आ रही है तो फिर आपका ऑटोमेटिकली बाहर की मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में जो प्रोडक्ट होगा उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी, उसको फिर कोई नहीं खरीदेगा। तो यहाँ पर ये पता होना चाहिए आपको। दूसरा है, देखिए इसी से एक लीड्स रिपोर्ट 2022, इसको जो पहली बार रिलीज़ किया गया था वो 2018 में रिलीज़ किया गया था। उस टाइम पे ये रैंक देते थे। कौन इसको रिलीज़ करता है? मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसको रिलीज़ करती है। फुल फॉर्म ज़रूरी नहीं आपको पता हो, लेकिन आप एक बार ध्यान पढ़ सकते हो तो ज़रूरी है, और मतलब कर सकते हो, अच्छी बात है। लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, तो ये इसका है। अब आपसे क्वेश्चन देखिए, दो पहले जो 2018 में इसको रिलीज़ किया गया था उसमें नाम देते, वो मतलब रैंक देते थे, रैंक 1 2 3 4 5। अब क्या कर दिया इन्होंने? कैटेगराइज कर दिया है कि ये जो है इन्होंने मतलब कैटेगराइज कैसे किया है। बस ये बात याद रखना कि इसमें अचीवर वगैरह कौन कौन की, मतलब 3 कैटेगरी में इन्होंने किया। एक तो अचीवर्स, फास्ट मूवर और एस्पायरस। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अचीवर्स कौन, मतलब ऐसे जिन्होंने लॉजिस्टिक की कैटेगरी में मतलब कम करने की कोशिश की है, उसमें 90% से ज़्यादा काम किया है। तो आप देख सकते हो हिमाचल प्रदेश भी आता है, मतलब ये सारे स्टेट ऐसे हैं। अब एक बात आप ज़रा ध्यान करने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्या इसके अंदर कहीं बिहार दिखाई दे रहा है? बिहार नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मोस्टली बिहार के अंदर कुछ है नहीं है। हाँ, मोस्टली करप्शन है, क्राइम है, पॉलिटिक्स में ये होता है, दुनिया भर की लड़ाई होती है, किसी आईएएस ऑफिसर को मार दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर बहुत बुरा हाल है बिहार के अंदर। और अगर बिहार के लोग सुन रहे हों तो मतलब उनको जो है इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये किसी भी देश के लिए बहुत बेकार खबर होती है कि मतलब हमारा इसके अंदर हम चाहते हैं कि मोस्टली सारे इस कैटेगरी में अचीवर की कैटेगरी में आ जाए, लेकिन बिहार नहीं है। मतलब अगर ये खराब स्टेट है तो कहीं ना कहीं दूसरों को भी पीछे की ओर धकेल देगा ये। फास्ट मूवर की कैटेगरी में ऐसे जो 80 से 90% की ओर इन्होंने काम किया है, इसके अंदर आप देख सकते हो पुडुचेरी हो गया, सिक्किम हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये स्टेट है। एस्पायर्स के कैटेगरी में आप ये देख सकते हो। वैसे ज़रूरी नहीं है, बस आप एक पता होना चाहिए, रैंक नहीं दी जाती, बस ये पता होना चाहिए, और किसने इसको जारी किया है ये पता होना चाहिए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन रिलीज करता है ये पहला पता होना चाहिए। तो इसको बीपो रिलीज करता है। बीपो मतलब कौन है? ये देखिए यूएन की एक और यूएन का एक ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म इसकी होती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये पता, देखो ये पता होना चाहिए, बस ऐसा कुछ नहीं है। रैंक पता होनी चाहिए कि भाई कितनी रैंक थी इस बार। इंडिया की जो रैंक थी वो 40 थी। बहुत अच्छी रैंक थी, सच बता रहा हूँ। मतलब थोड़ा इनोवेशन आ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पर सच बताऊँ तो इनोवेशन के नाम पर बाबा जी का ठुल्लू है। सच बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। जो लोग मतलब तैयारी कर रहे हैं और जो चीज़ों को पढ़ते हैं केयरफुली, तब ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स देख लिया, रैंक 40 होगी, बस उनका तो यही काम खत्म है। लेकिन अगर आपने केयरफुली और इसको देखा हो तो इंडिया के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम पर बाबा जी का ठुल्लू के सिवा कुछ नहीं है यहाँ पर। 142 करोड़ पॉपुलेशन है और रिसर्च कुछ भी नहीं है। सारे यूथ फ्रस्ट्रेट हैं, कुछ लोग देश छोड़ कर जा रहे हैं, बिलीनियर देश छोड़ कर जा रहे हैं। ये बहुत शर्म की बात है इंडिया के लिए। यहाँ का जो यूथ है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आना नहीं चाहता है। अगर आना चाहता है तो कोई इकोसिस्टम नहीं है। इकोसिस्टम तो फिर बाहर की कंट्रियों में चले जाते हैं। आप समझ रहे हो? तो बहुत बुरा हाल है। इको रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो मतलब सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। देखो सरकार इसलिए कुछ नहीं कर रही भाई, इससे वोट नहीं मिलता है। अगर आपसे कहो कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट लाएंगे तो वो कहेंगे ये क्या होता है, हम क्यों वोट दें। तो हमारे यहाँ पर यूथ क्या करते हैं, बस उनको एक ही सपना आता है, आई ए एस ऑफिसर बनना है बस उनको। रात दिन यही ख्याल रहता है। बिहार इसी चक्कर में पूरा बर्बाद होया बड़ा। सच बताऊँ तो बिहार के अंदर तो कुछ नहीं। मैं बिहार को एज अ पर्टिकुलर स्टेटों को टारगेट करने की मतलब इंडिया के अंदर कुछ है नहीं है रिसर्च एंड, क्योंकि मोस्टली पीपल जो कहते हैं वो एक्चुअली, हमारी जो इंडिया है वो एक्चुअली बैगर सोसाइटी से बिलोंग करती है। और बैगर सोसाइटी के अंदर लोग सब भीख सी मांगते रहते हैं कि और दे दो और दे दो। तो हमारे यहाँ के जो यूथ हैं वो एक्चुअली जॉब देने वाले नहीं है, जॉब लेने वाले हैं। ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ पर बेरोजगारी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे जो यूथ हैं वो कोई इनोवेशन नहीं ला रहे। नंबर वन। नंबर टू, कोई बिजनेस नहीं करते, स्टार्टअप्स नहीं करते। स्टार्टअप्स का इनोवेशन करने का काम भी करते हैं तो कोई कोई सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से लोग सब गवर्नमेंट जॉब की, चाहे वो आईआईटी से निकला हुआ, बेकार है। बेकार डिग्री ले ली उन्होंने आईआईटी की, उनको तो बीएससी वगैरह करके तब तैयारी करनी चाहिए थी। तो हमारे यहाँ पर कुछ ऐसा इकोसिस्टम है नहीं है, पूरा एकदम नर्क बना रखा है। तो चलो ठीक है, अब ये देखते हैं। बस थीम पता होनी चाहिए। मैं यहाँ पर इसको इरेज कर देता हूँ, ये काफ़ी थीम थी। दो इस बार की थीम थी व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ द इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ। देखिए सच में हम मतलब इस बारे में जो है सरकार भी बहुत चिंता में है। भले से कुछ बोलती ना हो, क्योंकि यार हमारे यहाँ के यूथ जो हैं वो मोस्टली सिविल सर्विस की ओर देख रहे हैं।
इत मुश्किल से आईएएस, जिसको भी देखो आईएएस, आईएएस, आईएएस बनना चाहता है, और वो चलो ठीक है, बनने में भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया ये बेगर सोसाइटी है, और बेगर सोसाइटी के अंदर हमने कहावत सुनी कि कभी पैसे देखे नहीं है, तो वो जब उनके सामने पैसे आते हैं तो फिर वो उनके जो ईमान धर्म सब डगमगा जाता है। तो आईएएस ऑफिसर जैसे ये बनेंगे तो शुरू में तो ढोल बेचते रहेंगे ये कि हम इनोवेशन, वो हम ये करेंगे, हम ईमानदारी से, फिर बाद में कुछ होता नहीं है। चार पैसे इन्होंने देखे नहीं, इन्होंने बस अपना वो जो है वो बदल दिया है, जैसा बगैर पैंदी का लोटा होता है ना, ये कूद को उधर हो जाते हैं। तो इसलिए कुछ हो नहीं रहा है, करप्शन बहुत लोअर लेवल पे, इतना करप्शन है, इतना करप्शन है, मतलब सच बताऊं तो गवर्नमेंट बहुत रोकने की कोशिश कर रही है लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है, एमपी एमएलए बहुत करप्शन करते हैं, नीचे ब्यूरोक्रेट आते हैं, आईएएस ऑफिसर ऑफिसर वे बहुत करप्शन करते हैं, सबसे ज़्यादा करप्शन एमपी एमएलए, उसके बाद करप्शन कर रहे हैं ये ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट ब्यूरोक्रेट से नीचे जो आते हैं छोटी वाली मतलब जो ग्राउंड लेवल जैसे पटवारी है, जब इनको पता है कि भैया देखो होता क्या है, मैं आपको एक ऐसी एक मतलब थ्योरी तो नहीं है एक्चुअली, ये मेरे सामने की बात हो रही है, पटवारियों की बात बताना चाहता हूँ मैं एक्चुअली, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो वो क्या क्या है कि मान लो किसी का सपोज करो किसी का पट्टा करना है, लेट्स से मेरे पास 20 बीघे की ज़मीन है और पटवारी को पट्टा करना है। तो पटवारी क्या काम करेगा, 20 बीघे है तो पटवारी लाएगा 10 आदमी, 10 आदमी में से 5 और 5 5 में डिवाइड कर लेता, 5 5 आदमी तो पटवारी के होंगे और 5 आदमी किसी और के होंगे। लेकिन वो किसी और के होंगे तो वो जो है उस आदमी को पैसे देंगे और पटवारी क्या काम करेगा, इनके यहाँ पर पट्टा करेगा। मान लो कि अगर ये एक ही आदमी ये बोलता है कि भाई ठीक है आपको 1 लाख रुपए देना है, तो ये आदमी जिसको पट्टा करवाना है अपने नाम पर, वो थर्ड पार्टी को 1 लाख रुपए देगा और वो थर्ड पार्टी पटवारी को पैसे देगी और फिर पटवारी पट्टा करेगा। अब ये क्या है, ये 5 आदमी कौन से, ये 5 आदमी वे हैं जिनकी पटवारी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। तो ये क्या काम करेंगे, ये पटवारी से बोलेंगे, पटवारी बोलेगा देखो भैया कुछ तो खर्चा पानी चाहिए क्योंकि हमको ऊपर भी देना पड़ता है। तो ये क्या काम करेगा, इनसे ये बोलेगा भाई देखो 80 1 लाख रुपए से कम बात नहीं बनेगी, सॉरी 80 या 90 हज़ार या 1 लाख से कम बात नहीं, तो ये सीधा डायरेक्ट अमाउंट इनके पास आएगा। तो बहुत तगड़ा वो चल रहा है, मतलब आपका पटवारी एक आईएम्स के बंदे को पीछे छोड़ रहा है। कभी उनको लगता है कि भैया आईएम्स के बंदे या आईआईटी के बंदे तुम तो कुछ भी नहीं हो उनके सामने, बहुत तगड़ा सैलरी पैकेज उठा रहे हैं वो। और उन पर हाथ नहीं डाल सकता कोई भी, सरकार नहीं डालेगी उन पर हाथ, क्योंकि उनको ग्राउंड लेवल पर पता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है, और सारे उनको लूप होल के बारे में पता है। चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में देख लेता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, बस स्पेशलाइज एजेंसी है, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर, ओवर 93 मेंबर, मोर देन सफिशेंट, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, देखिए बहुत ज़रूरी है, काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा गया है, प्लीज़ इसको याद करके जाएं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। पहले तो पूछा जाएगा आपको कि ये एक्ट कब बना था, आपका आंसर होना चाहिए 2005 के अंदर। 2005 के अंदर जब ये बना था तो इसका नाम मनरेगा नहीं था, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा इसका नाम क्या था। इसके ये अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं बता देता हूँ, चलो बता ही देता हूँ। जब ये 2005 के अंदर ये क्या हट गया यार, ये 2005 के अंदर जब इसका ये एक्ट बना तो इसका नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। फिर 2009 के अंदर इसका नाम चेंज कर दिया गया, नाम चेंज करके इसका नाम रखा गया महात्मा मनरेगा, ठीक है, इसका नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसका नाम ये है, तो आपसे साल पूछा जा सकता है कब, और इसके अंदर एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, अरे हट जा यार, एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया कि ये क्वेश्चन पूछा गया कि ये बताओ इसके अंदर जो कितने डे का मतलब कितने दिन का काम दिया जाता है, तो इसके अंदर 100 डेज का काम दिया था। यूपीएससी के अंदर भी पूछा गया है भैया, कभी आप सोच रहे हो कि ये यूपीएससी के अंदर भी पूछा गया है, और अनस्किल्ड लेबर को दिया जाता है, आप समझ रहे हो। तो ये देखिए ये किसकी स्कीम है, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की है। भाई इतना करप्शन हो रहा है ना यहाँ पर, बहुत ज़्यादा, भी बात बताता हूँ यार कैसे करप्शन हो रहा है। इसके अंदर एक एक क्लॉज है, ये जो हमारे पास मनरेगा एक्ट है ना 2005, इसके अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन 17, इसके अंदर एक प्रोविजन है सोशल ऑडिट का। अगर ये सोशल ऑडिट हो जाए, ये हो नहीं रही है भाई, इस एक्ट में बहुत ज़्यादा मतलब लूप होल ना, और सबसे ज़्यादा मज़ा कौन ले रहे हैं, पटवारी, लोअर लेवल की ब्यूरोक्रेसी। होता क्या है, और जो प्रधान होते हैं गांव के प्रधान खूब पैसे काट रहे हैं भाई, गांव में डेवलपमेंट आता है कुछ नहीं लगाते, मान लो कि 5 लाख आ गए, 5 लाख में से मुश्किल से हार्डली 1 लाख रुपए लगाएंगे, 4 लाख अपनी जेब में रखते हैं, ज़मीन खरीदेंगे कहीं, गाड़ी खरीदेंगे भाई। बहुत दिक्कत है भाई, सोशल ऑडिटिंग हो ही नहीं रही है, बहुत बुरा हाल है, बहुत। ये सोशल ऑडिटिंग साउथ इंडिया का नाम सुना है आपने, वहाँ पर तो थोड़ी मजबूत है, नॉर्थ इंडिया में तो नरक में गई हुई है, नरक, समझ गए आप, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में इसको कंडक्ट ही नहीं करा रहे जानबूझकर। ये होएगी, देखिए सिंपल सी बात है, सोशल सोशल ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, सोशल ऑडिटिंग का मतलब ये होता है, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ
कि लेट से कोई मान लो कि 50 करोड़ रुपया है और यहाँ पर उसको लगा दिया किसी गांव में, विलेज पंचायत में लगा दिया, ठीक है। जब पंचायत में उसको लगाया जाएगा तो फिर पूछा भी जाता है, गांव वालों से पूछा जाएगा, ये जो गांव वाले इनसे पूछा जाएगा या पंचायत में रहने वाले लोग कि भाई ये जो 50 करोड़ रुपए आए थे ये गांव में लगे नहीं लगे। अगर मान से इनसे पूछा जाए, सोशल ऑडिटिंग यही होती है, इनसे पूछा जाएगा कि भाई तुमको इसका फायदा मिला, ये पैसे वैसे लगे, इतने आए थे, हमने लगे नहीं लगे। तो होगा क्या, देखो सोशल ऑडिटिंग हो नहीं रही है, क्यों? क्योंकि ये जो 50 करोड़ आए ये इसमें से मुश्किल से हार्डली 10 ही, मतलब 1-2 ही करोड़ लगते हैं, बाकी तो सब गोलमाल हो रहा है। कुछ आईएएस ऑफिसर, कुछ आईपीएस ऑफिसर, मतलब ऊपर से लेकर सब खा रहे हैं भैया, पॉलिटिक्स से लेकर सब खा रहे हैं नीचे तक, चपरासी तक सब खा रहा है। तो सोशल ऑडिटिंग हो नहीं रही है। अगर सोशल ऑडिटिंग होगी तो ऊपर से लेकर नीचे तक सबका भंडा फूटेगा, क्योंकि ये बोलेंगे ना, क्योंकि ये तो गरीब लोग हैं, इनको तो भैया लाभ मिलेगा तो बोलेंगे यस, लाभ नहीं मिलेगा तो बोलेंगे नहीं। तो ये हो नहीं रहा है। जब ये नहीं हो पा रहा है तो सोशल ऑडिटिंग भी नहीं कर रहे। उनको पता है अगर कर दी तो भैया भट्टा बैठेगा ऊपर तक, और जब ऊपर तक बढ़ेगा तो एमएलए जाएंगे, एमपी जाएंगे, और क्या होगा, सरकार गिरेगी। तो इसलिए ना तो कोई स्टेट गवर्नमेंट, फलाना गवर्नमेंट, ढिमकाना गवर्नमेंट, कोई कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। सोशल ऑडिटिंग तभी मजबूत की जा सकती है जब यहाँ पर लोकल कम्युनिटी डेवलप हो। नॉर्थ इंडिया के अंदर तो बेकार, कुछ डेवलप नहीं है नॉर्थ इंडिया के अंदर। अभी कभी सोच रहा है कोई, साउथ इंडिया में चले जाओ, बहुत डेवलप है, आईपीएस आईएएस ऑफिसर को कोई नहीं पूछता है वहाँ पर, लोकल कम्युनिटी बहुत डेवलप है। चलो ठीक है, ये बहुत बात होगी। अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए, इस बार जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी ये आपको पता होना चाहिए 2021-22 की थी, और कोविड के बाद आई थी ये रिपोर्ट। तो पहले तो ये पता होना चाहिए भाई कौन रिलीज़ करता है। देखिए, यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन, यूएन डीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इसको रिलीज़ करता है। थीम क्या थी? अनसर्टेन टाइम्स, अनसेटल्ड लाइव्स। ये पता होना चाहिए आपको, थीम पूछी जा सकती है, वैसे तो कम चांसेस लेकिन पूछी जा सकती है। पहली बार इसको 1990 में रिलीज़ किया गया था। और देखिए ये 4 चीज़ों पर क्वेश्चन करते हैं। एक पूछेंगे आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फिर ये पूछेंगे कि भाई आपने स्कूल में दाखिला कब लिया था, फिर पूछेंगे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पूछते हैं कि भाई आपका जीने का, हमारे यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो सब जनों कबाड़ है, कोई स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड लिविंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और एक बात याद रखना, इस बार जो इंडिया की रैंक थी वो गिर गई थी, 132 रैंक थी भैया, याद रखना। इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022, ऐसा पूछा जा सकता है। मैं सब बता रहा हूँ ये क्वेश्चन, ये ताम झाम इतना पूछा जाए ना जाए, और 2-3 एक ही है, और रैंक जरूर पूछी जाएगी। कभी आप सोचने लगो कि बस ऐसी ऐसी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, पीसीएस में हो, चाहे यूके पीसीएस हो, हिमाचल प्रदेश पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, किसी में भी, हर किसी में भी मुंह दिखा सकते हैं ये। तो आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट था, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं।